फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान भाग 1 के प्रकरण 7 लेंस व उनके उपयोग प्रकरण में मानव नेत्र की संरचना व उनके दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ उत्तल लेंस व अवतल लेंस के उपयोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं मानव नेत्र की संरचना के बारे में। मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश की प्रतिक्रिया करता है। आँख वह इंद्रिय है, इसकी सहायता से हम देख सकते हैं। मानव नेत्र लगभग 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकता है। नेत्र शरीर की प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है जिससे रूप रंग का दर्शन होता है। मानव नेत्र एक कैमरे की तरह कार्य करता है। कैमरे का आविष्कार हमारी आँखों को देखकर ही किया गया है और ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि एक कैमरा हमारी आँखों की तरह ही कार्य करता है। मानव नेत्र की संरचना एक गोले के आकार की तरह होती है। प्रकाश की किरणें जो कि किसी वस्तु से आती हैं हमारी आंखों में लगे लेंस के द्वारा ही प्रवेश करती हैं तथा ये प्रकाश की किरणें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। दृष्टिपटल एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा होता है जो कि आँखों के पृष्ठभाग में होता है। दृष्टिपटल प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं के द्वारा ही प्रकाश तरंगों के संकेतों को मस्तिष्क तक भेजता है और हम संबंधित वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। आँखों के द्वारा किसी भी वस्तु को देख पाना एक जटिल प्रक्रिया है। आइए देखते हैं मानव नेत्र के विभिन्न भाग के परिचय और कार्य। सबसे पहला है स्वच्छ मंडल। मानव नेत्र पर एक अत्यंत पतली पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। स्वच्छ मंडल आँखों की पुतली, परितारिका तथा नेत्र को ढकने का कार्य करती है। स्वच्छ मंडल में रक्तवाहिनियाँ नहीं होती। स्वच्छ मंडल से ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन इसी पारदर्शक पटल अर्थात स्वच्छ मंडल में होता है। इसके पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है, उसे परितारिका कहते हैं। परितारिका एक पतला गोलाकार तथा गहरे रंग का पेशी डायफ्राम होता है जो कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है ताकि रेटिना तथा प्रकाश की आवश्यक एवं सही मात्रा पहुंच सके। पुतली ही नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। किसी व्यक्ति की आंखों के विशेष रंग परितारिका के रंगों के द्वारा ही निर्धारित होते हैं और इसलिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों में परितारिका का रंग भी भिन्न भिन्न होता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में उपयुक्त होती है। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक हो तो पुतली के स्नायु संकुचित हो जाते हैं तथा मंद प्रकाश में पुतली के स्नायु में प्रसरण होता है। पुतली के पृष्ठभाग पर एक पारदर्शी उभार होता है जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र के पुतली के बिल्कुल पीछे पारदर्शक द्विउत्तरीय कैलाशी भाग होता है, उसे आँखों का या नेत्र का लेंस कहते हैं। यह लेंस प्रोटीन का बना होता है। यह पारदर्शी और मुलायम होता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता की त्रिज्या छोटी और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। कैलाशीय लेंस आवश्यक नाभ्यंतर की दूरियों में सूक्ष्म समायोजन करता है जिसके कारण नेत्रपटल पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से नियंत्रित होती है जिन्हें सिलियरी मसल्स या सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक कर सकते हैं। अगला है रेटिना। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इस पर्दे पर शंक्वाकार एवं दंडाकार 2 प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो क्रमशः प्रकाश के रंग तथा तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक पारदर्शक द्रव्य भरा रहता है जिसे कांचाभ द्रव्य या फिर विट्रस ह्यूमर कहते हैं। रेटिना के पास स्थित गोल पीला बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है अर्थात प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसके जस्ट नीचे होता है अंध बिंदु जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं।
इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। इसके अलावा मानव नेत्र में दृढ़ पटल पाए जाते हैं। मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग दृढ़ पटल होता है, जो एक अपारदर्शक श्वेत परत से ढका होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। फिर है रक्तक पटल। यह एक काले रंग की झिल्ली की तरह श्वेत परत की भीतरी पृष्ठ से लगी हुई होती है। यह प्रकाश को अवशोषित करती है और आंतरिक परावर्तन को रोकती है। दोस्तों, क्योंकि रक्त पटल आंतरिक परावर्तन को रोकती है और इसी कारण से हमें किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आइए अब बात करते हैं नेत्र लेंस के समायोजन क्षमता के बारे में। दोस्तों, दूर की वस्तु देखने पर नेत्र का लेंस चपटा होता है और लेंस का नाभ्यंतर बढ़ जाता है, तो निकट की वस्तु देखने पर नेत्र का लेंस उभरा हुआ होता है, यानी मोटा हो जाता है और लेंस का नाभ्यंतर कम हो जाता है। इसी कारण दोनों समय नेत्र के अंदर के पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। नाभ्यंतर को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की लेंस की क्षमता को लेंस की समायोजन शक्ति कहते हैं। लचीले लेंस को कम अधिक उभार कर उसकी वक्रता बदलकर समायोजन किया जाता है, परंतु नेत्र के लेंस का नाभ्यंतर विशिष्ट दूरी की सीमा से कम नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी वस्तु हम अपनी आंखों के बहुत नज़दीक लेकर आते हैं तो उसका हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, वह हमें धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। सामान्यतः नेत्र से जिस कम से कम दूरी पर रखी वस्तु सुस्पष्ट और बिना किसी तनाव से देखी जा सकती है, उस दूरी को सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और वस्तु के उस स्थान को नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। सामान्य नेत्र में निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। नेत्र से जिस अधिक से अधिक दूरी पर वस्तु होने से उसे सुस्पष्ट देख सकते हैं, उसे दूरी को सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं तथा वस्तु के स्थान को नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है। आइए अब देखते हैं मानव में दृष्टि दोष तथा उनको दूर करने के उपाय। इसमें हम पहले पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वो सुस्पष्ट नहीं देख पाता, अर्थात उसे साफ साफ कुछ भी दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। नेत्र का दूर बिंदु अनंत दूरी पर न होकर वह निकट होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल पर न बनकर इससे थोड़ा आगे बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के दो संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस तथा परितारिका इनकी वक्रता बढ़ने से लेंस की अभिसारी क्षमता अधिक हो जाती है। नेत्र गोलक लंबा हो जाने से नेत्र के लेंस और नेत्र पटल के बीच की दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष की समस्या को दूर करने के लिए उचित नाभ्यंतर वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अपसरण होता है तथा अपसरण के कारण वे नेत्र लेंस तक पहुंचती हैं और उसके पश्चात नेत्र लेंस के कारण अभिसरण होकर प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनता है। अवतल लेंस का नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष के नेत्रों के लिए ऋणात्मक शक्ति के चश्मे का उपयोग करते हैं। दोषों के परिणाम अनुसार विभिन्न आँखों के लिए अवतल लेंस की शक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर न होकर दूर होता है। निकट की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल के पीछे तैयार होता है। दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने के दो संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र के लेंस तथा परितारिका की वक्रता कम होने से लेंस की अभिसरण क्षमता कम हो जाती है। दूसरा, नेत्र गोलक छोटा अथवा चपटा होने के कारण नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिस कारण से प्रकाश की आने वाली किरणों का प्रतिबिंब नेत्र पटल के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित नाभ्यंतर वाले उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की सहायता से प्रकाश किरणें अभिसरित होकर नेत्र लेंस तक पहुंचती हैं तथा इसके बाद नेत्र लेंस द्वारा अभिसरण होकर प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनता है। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होने के कारण दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए धनात्मक शक्ति का चश्मा लगता है। नेत्रों के दोषों के अनुसार विभिन्न आँखों के लिए उत्तल लेंस की शक्ति भिन्न भिन्न होती है।
अगला है जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। सामान्यतः आयु में वृद्धि होने के कारण नेत्र की समायोजन क्षमता घट जाती है। नेत्र के समीप वाले लेंस की रोमक पेशियां लेंस के नाभ्यंतर को उचित बनाने की क्षमता खो देती हैं। अधिकांश वृद्ध व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है और चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आसानी से और स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष निर्माण हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्पष्ट देखने के लिए प्रायः द्विनाभि लेंसों की आवश्यकता होती है। द्विनाभि लेंस में ऊपरी भाग अवतल लेंस का होता है और इस निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। निचला भाग उत्तल लेंस का होता है, इससे दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ज़्यादातर लोग 40 की उम्र के बाद कुछ समय में प्रेसबायोपिया के प्रभावों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वस्तु का आभासी आकार अर्थात काल्पनिक आकार। आकृति में दर्शाए अनुसार आंख से भिन्न दूरी पर समान आकार की दो वस्तुएं PQ व P1Q1 पर विचार कीजिए। PQ इस वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले कोण अल्फा, यह P1Q1 इस वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण बीटा कोण से बड़ा होने के कारण आंखों द्वारा समीप की वस्तु PQ यह P1Q1 से बड़ी दिखाई देती है। इसका अर्थ यह होता है कि आंखों को दिखाई देने वाले वस्तु का आभासी आकार यह वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाले कोण पर निर्भर होता है। यहाँ पर वस्तु का आभासी आकार क्यों कहा गया है? क्योंकि हम जो आकृति वस्तु की देखते हैं या जो प्रतिबिंब हमारी आंखों पर निर्माण होता है वो उस वस्तु का वास्तविक आकार नहीं होता। प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा या वस्तु के आकार से बड़ा होता है और यह निर्भर करता है कि वस्तु हमारी आंखों से कितनी दूर या कितनी नज़दीक है। अगला टॉपिक है हमारा दृष्टि सातत्य या फिर परसिस्टेंस ऑफ विजन। वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा नेत्र पटल पर बनता है, इसी कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। जब तक वस्तु आंखों के सामने है तब तक उसका प्रतिबिंब नेत्र पटल पर होता है। वस्तु दूर करने पर प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है। हमारी आंखों के संदर्भ में वस्तु दूर करने के बाद भी 1/16 सेकंड तक प्रतिबिंब नेत्रपटल पर वैसे ही रहता है। कुछ समय तक नेत्रपटल पर संवेदना रहती है। इसी परिणाम को दृष्टि सातत्य कहते हैं। अपने दैनिक जीवन में हमने कई बार इसका अनुभव किया है। जैसे दिवाली के समय जब हम फुलझड़ियाँ जलाते हैं और उसे गोल गोल घुमाते हैं तो हमें वो पूरा एक सर्कल, एक पूरे रिंग के रूप में दिखाई देता है। जब तक हमारे मस्तिष्क से पहला प्रतिबिंब गायब होता है उसके ठीक पहले ही दूसरा प्रतिबिंब वहाँ पर निर्माण हो जाता है और इसीलिए हमें लगातार मूव करने वाली, चलने फिरने वाली एक प्रतिबिंब निर्माण होती दिखाई देती है। इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार प्रयोग भी किया जाता है। एक फुट्टे पर एक तरफ एक पिंजड़े का निर्माण करते हैं और दूसरे तरफ एक छोटे से पक्षी का निर्माण करते हैं। उस फुट्टे को हम लोग एक अक्ष पर तीव्र गति से घुमाना शुरू करते हैं। अब हमको इस प्रकार दिखाई देगा कि वो जो पक्षी है उस पिंजड़े के अंदर बंद है। ऐसा इसलिए होता है कि जब तक हमारे मस्तिष्क से उस पिंजड़े का प्रतिबिंब गायब नहीं हुआ होता उसके पहले ही उस पक्षी का प्रतिबिंब निर्माण हो जाता है। यानी हमको दोनों ही जो पिक्चर्स हैं, दोनों ही जो प्रतिबिंब हैं वो एक साथ दिखाई देते हैं और इसी को दृष्टि सातत्य कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रंगों की पहचान हमें कैसे होती है। मानव के नेत्र का नेत्रपटल अनेक प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का बना है। यह कोशिका दंडाकार तथा शंक्वाकार होती है। दंडाकार कोशिका प्रकाश की तीव्रता को प्रतिसाद देती है तथा मस्तिष्क को प्रखरता या धुंधलेपन की जानकारी देती है, तो शंक्वाकार कोशिका प्रकाश के रंगों को प्रतिसाद देती है और नेत्रपटल पर प्रतिबिंब रंग की जानकारी मस्तिष्क को दी जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं वह प्रकाश कितना तीव्र है या फिर कितना बाहर अंधेरा है इसकी जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। और जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं प्रतिबिंब में आप कौन सा रंग देख रहे हो और रंगों की पहचान करने में सक्षम होता है और हमारे मस्तिष्क तक जानकारी प्रेषित करता है। प्राप्त जानकारी का मस्तिष्क द्वारा विश्लेषण किया जाता है और हमें वस्तु का वास्तविक चित्र दिखाई देता है। दंडाकार कोशिका धुंधले प्रकाश को भी प्रतिसाद देती है, परंतु शंक्वाकार कोशिकाओं को धुंधले प्रकाश की संवेदना नहीं होती है। यह कोशिका सिर्फ तेजोमय प्रकाश को प्रतिसाद देती है। इसी कारण रंगों की संवेदना और पहचान सिर्फ तेजोमय प्रकाश में ही होती है। शंक्वाकार कोशिका को
लाल, हरे व नीले रंगों की अलग अलग संवेदना होती है। जब लाल रंग आंखों पर आता है तब लाल रंग को प्रतिसाद देने वाली कोशिकाओं को अन्य कोशिकाओं से अधिक उद्दीप्त करता है। इसी कारण लाल रंग की पहचान होती है। कुछ व्यक्तियों में विशिष्ट रंगों को प्रतिसाद देने वाले शंक्वाकार कोशिकाओं का अभाव होता है। ऐसे व्यक्ति रंग का पहचान नहीं कर सकते अथवा अलग अलग रंगों में अंतर नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्तियों को कलर ब्लाइंड यानी रंगांध कहते हैं। रंगों में अंतर नहीं बता सकने के अपवाद को छोड़कर उनकी दृष्टि सामान्य होती है। दोस्तों, क्योंकि शंक्वाकार कोशिकाएं धुंधले प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं और इसीलिए अंधेरे में हमको रंगों की जानकारी नहीं हो पाती है। अर्थात अगर अंधेरे कमरे में हमारे सामने कितना भी रंग बिरंगा वस्तु रखा गया हो, उसको हम नहीं पहचान पाते हैं। उसे पहचानने के लिए हमें प्रकाश की ही आवश्यकता पड़ती है। अंत में देखते हैं हम लेंसों के उपयोग के बारे में। पहले देखते हैं अवतल लेंस का उपयोग। चिकित्सक सामग्री, स्कैनर और सीडी प्लेयर, इन उपकरणों में लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों का कार्य उचित रूप से चलने के लिए उनमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इन सब चीज़ों में प्रकाश की किरणों को अपसारित करने की आवश्यकता होती है, यानी फैलाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पर और इन सामग्रियों में अवतल लेंस का उपयोग होता है। दरवाजे पर लगाया नेत्रगोलक यह एक छोटा संरक्षक उपकरण है जिसकी सहायता से दरवाजे के बाहर का परिसर अधिक विस्तृत रूप से देख सकते हैं। इस उपकरण में एक या अधिक अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जिन व्यक्तियों को निकट दृष्टि दोष की समस्या होती है उन्हें अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करवाया जाता है। बल्ब द्वारा उत्पन्न प्रकाश को विस्तृत रूप से फैलाने के लिए भी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कैमरा, दूरबीन और दूरदर्शी, इन उपकरणों में मुख्यतः उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों में प्राप्त प्रतिबिंब का उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त करने के लिए नेत्र लेंस के आगे या नेत्र लेंस में अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। अगला है उत्तल लेंस के उपयोग। पहले हम देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग। कम नाभ्यंतर वाले लेंस से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब तैयार होता है, उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्तक भी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वस्तु से 20 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। घड़ी दुरुस्त करने के लिए, रत्नों की जांच करने के लिए और उनमें दोष खोजने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। छोटे आकार की वस्तुओं को देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, परंतु रक्त पट्टिकाएँ, प्राणी व वनस्पति कोशिकाएँ, बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव, इन वस्तुओं को देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या नेत्र लेंस तथा वस्तु लेंस ऐसे दो उत्तल लेंसों से बना होता है। वस्तु लेंस का छिद्र छोटा होता है और नाभ्यंतर भी कम होता है। नेत्र लेंस का आकार बड़ा होता है और उसका नाभ्यंतर वस्तु लेंस की अपेक्षा अधिक होती है। दो लेंसों के एकत्रित परिणाम से अधिक आवर्धन प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, प्रतिबिंब का आवर्धन 2 चरणों में होता है। एक लेंस द्वारा तैयार प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु होती है। दोनों लेंस के अक्ष एक ही सीधी सरल रेखा में होते हैं। यह लेंस एक धातु की नली में इस प्रकार रखते हैं कि उनके बीच की दूरी को परिवर्तित कर सकें, अर्थात हम उनके बीच की दूरी को आगे पीछे लेंसों को सरकाकर हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगला है दूरदर्शी अथवा दूरबीन, टेलीस्कोप। अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से और आवर्धित रूप में उनके सूक्ष्मतम हिस्से को देखने के लिए दूरदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। तारे, ग्रह, खगोलीय पिंडों का विस्तृत दर्शन करने के लिए दूरदर्शी को खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी के 2 प्रकार होते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी में लेंस का उपयोग करते हैं। परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण तथा लेंस दोनों का उपयोग करते हैं। दोनों उपकरणों में वस्तु लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब बनता है। वस्तु लेंस बड़े आकार व अधिक नाभ्यंतर वाले होते हैं, जिस कारण दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश अधिक मात्रा में एकत्रित होता है। इसके विपरीत नेत्र लेंस का आकार छोटा होता है तथा नाभ्यंतर भी कम होता है। ये दोनों लेंस धातु की नली में इस प्रकार रखते हैं कि उनके बीच की दूरी को बदला जा सके। दोनों लेंसों के अक्ष सरल रेखा में होते हैं। सामान्यतः समान वस्तु लेंस परंतु भिन्न भिन्न नाभ्यंतर के नेत्र लेंस का उपयोग करके
दूरदर्शी की सहायता से विभिन्न आवर्धन को प्राप्त करते हैं। अगला है प्रकाशीय उपकरण। उत्तल लेंस का उपयोग कैमरा, प्रोजेक्टर, वर्णपटदर्शक आदि विभिन्न प्रकाशीय उपकरणों में किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें।